हेलो फ्रेंड, मैं अंकुल पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हम आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव का 20 क्वेश्चन इस सेशन में लेकर के आते रहते हैं। तो जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो लोग अब तक जो है लाइक वाले बटन को नहीं दबाए हैं, लाइक वाले बटन को दबा दीजिए। और बिना देर किए हुए हम लोग बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, कृषि जैव प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त प्रमुख तकनीक। कृषि जैव प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त प्रमुख तकनीक है, कौन सा होगा जी इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, इसका सही जवाब क्या होगा, डीएनए प्रतिलिपिकरण ये नहीं होगा, पादप प्रजनन ये भी नहीं होगा, रूपांतरण ये भी सही जवाब नहीं होगा। इसका सही जवाब उत्तक संवर्धन होगा। यानी कि कृषि जैव प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त प्रमुख तकनीक कौन है, तो उत्तक संवर्धन है। चलेगा, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। स्मॉग किससे संबंधित है। धुआं तथा कुहासा से, आग एवं जल से, जल तथा धुआं से, वायु तथा जल से। वायु तथा जल हो नहीं सकता है, जल और धुआं आपस में मिलेगा ऐसा तो नहीं है। आग और जल ये तो बुझ जाएगा आग। तो धुआं तथा कुहासा के मिलने से स्मॉग का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा, धुआं और कुहासा के सम्मिलित रूप को हम लोग स्मॉग कह देते हैं। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछने का भी संभावना ज्यादा है, इसलिए इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक खोज किसने की। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक खोज किसने की, जल्दी से आप लोग फटाफट जवाब दीजिएगा बिना देर किए हुए। तो इसका सही जवाब क्या होगा, हरगोविंद खुराना। गलत जवाब। जेम्स डी बाटसन इन्होंने भी नहीं दिया था, और सटन व एवरी ने भी नहीं दिया था। एस कोहेन, स्टेनले कोहेन एवं हर्बर्ट बोयर होता है। एस का मतलब हर्बर्ट बोयर ने जो है मिल करके जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक को प्रतिपादित किया था। चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। 5 सितंबर को तो टीचर डे मनाया जाता है। 30 जनवरी को जी नहीं। 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर को नहीं होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा जी। तो इसका सही जवाब 16 सितंबर को जो है ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, पहली ट्रांसजेनिक फसल थी। पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी थी, जल्दी से आप लोग फटाफट जवाब दीजिए। सबसे पहला तंबाकू है, दूसरा मटर है, तीसरा अलसी है, और चौथा जो है सूत है। कहने का मतलब सूत जो है ये जो है पहले ट्रांसजेनिक फसल नहीं है, अलसी भी नहीं होगा, मटर भी नहीं होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तंबाकू। यानी कि तंबाकू जो है सबसे पहले ट्रांसजेनिक पादप है, और इसलिए इसका सही आंसर जो है डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस है। निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड, जी हाँ ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आता है। मीथेन ये भी होगा, और CLC, यानी कि ये तीनों जो है आपका ग्रीन हाउस गैस है, और इसलिए जो है बताया जाता है इसका सही आंसर जो है डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाइब्रिडोमा किसके लिए कार्यरत है। हाइब्रिडोमा किसके लिए कार्यरत है। कायिक संकरण के उत्पादन के लिए, जी नहीं, कायिक संकरण में हाइब्रिडोमा का प्रयोग नहीं करते। कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए इसका भी प्रयोग, इसमें भी प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रतिजैविक के संश्लेषण के लिए, प्रतिजैविक के संश्लेषण के लिए तो करते हैं, लेकिन खास करके जो है मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी के संश्लेषण के लिए किया जाता है हाइब्रिडोमा का प्रयोग। और जिसका प्रयोग हम लोग कैंसर में जो है इम्यूनोथेरेपी के दौरान इसका उपयोग किया जाता है। कैंसर में इम्यूनोथेरेपी में जो है मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी का जो है उपयोग किया जाता है। तो हाइब्रिडोमा
जो है किससे कार्यरत होता है, तो मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी के संश्लेषण के लिए। चलिएगा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। मलेरिया के ज्वर में प्रत्येक 3 से 4 दिन में आने वाले उच्च ज्वर और ठिठुरन के लिए उत्तरदायी टॉक्सिक पदार्थ है, यानी कि किस टॉक्सिक पदार्थ के कारण जो है बताया जाता है कि मलेरिया में 3 से 4 दिन पर बार बार बुखार आ जाता है। इंटरफेरॉन, ये तो वायरस में होता है कि जब कोई वायरस से हमारा कोशिकाएं संक्रमित हो जाती है तो वो कोशिका एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का स्राव करती है, तब उसको इंटरफेरॉन बोलते हैं, इसलिए इसका जवाब ये गलत हो जाएगा। कोलेस्ट्रम, ये तो माँ के स्तन से निकला पहला गाढ़ा पीला दूध को हम लोग कोलेस्ट्रम कहते हैं। हीरोडीन एक प्रकार का जो है एंटीकोगुलेंट होता है। और हीमोज्वाइन, जी हाँ, बताया जाता है उसमें हीमोग्लोबिन जो है मलेरिया में हीमोज्वाइन में बदल जाता है और यह एक रासायनिक पदार्थ होता है और जो टॉक्सिक रासायनिक पदार्थ होता है जिसके कारण जो है मलेरिया का प्रमुख लक्षण ठंडा देकर बुखार आना जो है प्रकट होता है, इसलिए इसका सही आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में है, जीवाणु की कोशिका भित्ति को तोड़कर उसके डीएनए एवं अन्य बृहत जैव अणुओं को मुक्त करने हेतु इनमें कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है। कहने का मतलब जब जीवाणु है कोई और उसकी कोशिका भित्ति को तोड़ देते हैं और तोड़ करके उसके अंदर जो डीएनए है और बृहत जैव अणु है उस अणु को मुक्त करने हेतु जो है इसमें कौन से एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जीवाणु की कोशिका भित्ति को तोड़ने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग करते हैं। कोलैजिनेज ये एंजाइम नहीं होगा। काइटिनेज, ये तो कवक की कोशिका भित्ति को तोड़ा जाता है इस एंजाइम के द्वारा। सेलुलोज, इसके द्वारा तो कोशिका भित्ति बना ही होता है, सेलुलेज होना चाहिए था जिसके द्वारा पादप की कोशिका भित्ति को तोड़ा जाता है। और जीवाणु की कोशिका भित्ति को लाइसोजाइम नामक एंजाइम के द्वारा जो है तोड़ा जाता है या उसको हटाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, यानी कि लाइसोजाइम। याद रखिएगा लाइसोजाइम के द्वारा जीवाणु की कोशिका भित्ति को तोड़ा जाता है और डीएनए को जो है प्राप्त किया जाता है। चलिएगा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। एलर्जन के विरुद्ध सबसे अधिक मात्रा में उत्पादित एंटीबॉडी है। कहने का मतलब जब हमारे शरीर में एलर्जी होता है और एलर्जी के दौरान जो एंटीबॉडी का निर्माण होता है हमारे शरीर में, कौन से एंटीबॉडी का निर्माण होता है, आईजीई एंटीबॉडी का या आईजीए एंटीबॉडी का या आईजीजी एंटीबॉडी का या आईजीएम एंटीबॉडी का। तो याद रखिएगा एलर्जी के दौरान जो है मेनली रूप से आईजीई एंटीबॉडी का निर्माण होता है, तो ये चीजें याद रखिएगा। और आपको पता होगा एंटीबॉडी मेनली रूप से 5 प्रकार के होते हैं जिसको हम लोग गेम्ड से याद रखते हैं, GAME और D, ये जो है 5 प्रकार के जो है क्या होते हैं एंटीबॉडी होते हैं। आईजीजी एंटीबॉडी, आईजीए एंटीबॉडी, आईजीएम एंटीबॉडी, आईजीई एंटीबॉडी और आईजीडी एंटीबॉडी। और याद रखिएगा आईजीई एंटीबॉडी जो है खास करके एलर्जी में इसका निर्माण होता है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। प्लाज्मिड है एक, क्या है, कवक है, प्लाज्मिड है और प्लाज्मा कला का एक भाग है। जीवाणु कोशिका में अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए है। तो हम आप लोग को बता दें कि प्लाज्मिड जो है कवक तो हो नहीं सकता। प्लाज्मिड है, ये कोई सही जवाब नहीं लग रहा है। प्लाज्मिड कला का एक भाग है, ये भी नहीं होगा। हाँ, जीवाणु कोशिका में अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए होता है, यानी कि मान लिया जाए कि ये जीवाणु है तो जीवाणु में एक मेन गुणसूत्र तो होता ही है, ये मान लिया जाए ये गुणसूत्र है मेन, एक और जो है इसमें एक अतिरिक्त जो है गोलाकार डीएनए होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड डीएनए। यानी कि जीवाणु में एक अतिरिक्त गोलाकार डीएनए पाया जाता है और छोटा भी होता है, उसको हम लोग जो है प्लाज्मिड बोलते हैं। तो प्लाज्मिड जीवाणु कोशिका में अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए के रूप में मौजूद होता है। इसका सही आंसर जो है डी हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। प्लासेंटल रोध को पार करने
वाले सक्षम एंटीबॉडी है, या प्लासेंटल रोध में पार करने में सक्षम एंटीबॉडी कौन है? IgA होगा, IgE होगा, IgM होगा, IgG होगा। तो याद रखिएगा IgA तो जो है मां के कोलेस्ट्रम में पाया जाता है, IgE जो है बताया जाता है कि एलर्जी में बनता है, IgM भी नहीं हो सकता, IgG जो है सबसे ज्यादा हमारे शरीर में मौजूद होता है और यही जो है प्लासेंटा के आर पार हो जाता है, यानी कि ये जो है प्लासेंटा से भी जो है आर पार हो जाता है, माँ के शरीर से संतान में चला जाता है। तो ये जो है इसका डी सही जवाब होगा, बाकी जितना भी है सब गलत आंसर होगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें किस प्रक्रिया से डीडीटी की सांद्रता अगले पोषी स्तर में बढ़ती है? जल प्रस्फुटन के द्वारा। तो जल प्रस्फुटन जो है सुपोषण के द्वारा होता है और ये जो है सुपोषण भी इसमें नहीं होगा। ओजोन प्रदूषण के कारण ये भी गलत जवाब। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जैव आवर्धन। और आप लोग को बताया होगा गया होगा कि जब कोई जलाशय है और जलाशय में कोई रासायनिक पदार्थ स्थानांतरित हो जाता है तो ये रासायनिक पदार्थ पोषण स्तर के आधार पर इसकी मात्रा में भी वृद्धि होती है। तो ये चीजें याद रखिएगा और इसलिए इसका सही जवाब जो है जैव आवर्धन होगा, यानी कि इनमें से किस क्रिया से जो है डीडीटी की सांद्रता अगले पोषी स्तर में बढ़ती है? तो जैव आवर्धन के द्वारा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। प्राथमिक लसिकाभ अंग है, यानी कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन है? प्लीहा व थाइमस, अस्थिमज्जा व थाइमस, अस्थिमज्जा और लिम्फ नोड, थाइमस और MALTI। तो याद रखिएगा थाइमस और ये नहीं होगा मल्टी, अस्थिमज्जा और लिम्फ नोड ये भी नहीं होगा, अस्थिमज्जा और थाइमस, जी हाँ ये जो है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंतर्गत आता है और इसलिए इसका सही आंसर जो है अस्थिमज्जा व थाइमस हो जाएगा, प्लीहा और थाइमस नहीं होगा। तो इसलिए इसका सही जवाब बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बायोगैस में होते हैं, बायोगैस में क्या मौजूद होता है? CO2 मौजूद होता है, H2S मौजूद होता है, CH4 मौजूद होता है। तो बायोगैस में CO2 भी होता है, H2S भी होता है और CH4 भी होता है, मीथेन भी मौजूद होता है और इसलिए इसका सही जवाब जो है डी हो जाएगा, यानी कि बायोगैस में ये तीनों गैस मौजूद होते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस। लेकिन सबसे ज्यादा बायोगैस में कौन होता है? तो CH4 होता है और यह एक ज्वलनशील गैस होता है जिसका प्रयोग हम लोग रसोई में खाना बनाने में और बल्ब को जलाने में भी किया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में है, निम्न में कौन सा यौगिक मॉर्फिन के जो है एसिटाइलेशन से बनता है? कौन जो है मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से बनता है? तो आप लोग को हम बता दें कि सबसे पहले मॉर्फिन की प्राप्ति कहां से होती है? तो मॉर्फिन की प्राप्ति पेपावर सोमनिफेरम नामक पादप के लैटेक्स से होता है। लैटेक्स का मतलब दूध से होता है और इस मॉर्फिन का जब एसिटाइलेशन किया जाता है तब हम लोग को किसकी प्राप्ति होती है? हीरोइन की प्राप्ति होती है या हेरोइन जिसको बोलते हैं। कोकीन की प्राप्ति हम लोग को जो है एरिथ्रोजाइलम कोका से होता है, इसलिए इसका जवाब ये गलत हो जाएगा। तंबाकू भी नहीं होगा और मैरिजुआना भी नहीं होगा, इसका सही जवाब हेरोइन होगा, यानी कि जो है मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से हेरोइन बनता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न चित्र किसका उदाहरण दर्शाता है? नीचे चित्र दिया गया है ऑस्ट्रेलियाई शिशु प्राणी का, शिशुधानी प्राणी का दिया हुआ है। देखिएगा ये जो है ऑस्ट्रेलियाई शिशुधानी प्राणी है एक, और ये विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में चला गया, अलग अलग क्षेत्र में चला गया, जिसके कारण जो है बहुत समय तक वो इसी क्षेत्र में रहा, जिसके कारण अलग अलग जो है इसी प्राणी से अलग अलग, जैसे कि देखिएगा ऑस्ट्रेलिया के जो है शिशुधानी प्राणी से जो है कंगारू का निर्माण हुआ, कोआला का निर्माण हुआ, शिशुधानी चूहा का निर्माण हुआ और परित चींटीखोर का निर्माण हुआ, तस्मेनियाई भेड़िया का निर्माण हुआ, फ्लाइंग फैलेंजर का निर्माण हुआ। यानी कि ऑस्ट्रेलियाई के शिशुधानी प्राणी से जो है इतने सारे जीवों का निर्माण हुआ, एक ही जीव से इतना सारा जीव का निर्माण हुआ। लेकिन कैसे कि जिस क्षेत्र में पाया जा रहा था उस क्षेत्र से यह बाहर चला गया, दूसरे जगह पे चला गया और उस क्षेत्र में जो है मतलब बहुत दिन तक उस क्षेत्र में रह गया, जिसके कारण एक नए जीव का विकास हो गया। उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं जी बताइएगा? तो याद रखिएगा
इसको हम लोग बोल देते हैं अपसारी विकास, इसको बोलते हैं। इसका सही आंसर जो है डी होगा, यानी कि ये खास करके अनुकूली विकिरण का जो है उदाहरण है ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणी, और ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणी में अनुकूली विकिरण देखा जाता है, और ये अनुकूली विकिरण अपसारी विकास को कहते हैं। चलेगा, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में है ई कोलाई में लैक ओपेरॉन की सक्रियता तब आरंभ होती है जब लैक्टोज उपस्थित होता है, यह दमनकारी से जुड़ता है, दमनकारी प्रचालक से जुड़ता है, आरएनए पॉलीमरेज प्रचालक से जुड़ता है, लैक्टोज उपस्थित होता है और आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ता है। तो हम आप लोग को बता दें कि ये जो लैक ओपेरॉन मॉडल है यह सक्रिय तब होता है जब इसमें जो है लैक्टोज उपस्थित रहेगा, तब ये सक्रिय होगा। जब लैक्टोज जो है अनुपस्थित होगा तब ये सक्रिय नहीं होता है, क्योंकि जो है लैक्टोज रहेगा तब लैक्टोज के डाइजेशन के लिए कई प्रकार के एंजाइम का स्राव होता है, लेकिन जब लैक्टोज रहेगा ही नहीं तो फिर एंजाइम का स्राव नहीं होता है, वो निष्क्रिय हो जाता है। और इसलिए इसका सही जवाब जो है लैक्टोज उपस्थित होता है और यह दमनकारी से जुड़ता है। तो ये चीजें याद रखिएगा, लैक्टोज दमनकारी से जुड़ जाता है, जिसके कारण जो है इसमें एंजाइम का निर्माण शुरू हो जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। यदि एमआरएनए के एक प्रकुट में जो है क्षार क्रम 5' से 3' AUG है, तो इसके साथ युग्म बनने वाले tRNA का क्रम होगा। मान लिया जाए कि ये जो है आपका mRNA है और इस पर जो है एक जेनेटिक कोड पाया जा रहा है, कौन कौन सा, तो A पाया जा रहा है, दूसरा है U पाया जा रहा है और G पाया जा रहा है, और ये जो है 5' to 3' की दिशा में है। और आपको बता दें कि 5' to 3' की दिशा में है, लेकिन tRNA पर क्रम होगा इसका। तो tRNA जब बनता है तो tRNA का जो है इस प्रकार से होता है, और इसमें क्या होगा कि एक स्थान पर जो है U बनेगा, U के स्थान पर यहां पे क्या बनेगा, A बनेगा, और G के स्थान पर C बनेगा। लेकिन हम लोग को बताना है ये जो है 5' है तो इधर 3' हो जाएगा और इधर जो है 5' हो जाएगा। तो जब इसको लिखेंगे तो CAU, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा जी, तो B हो जाएगा। ये जो है आपका U है, U। तो याद रखिएगा, इसको 5' इधर हो गया और 5' to 3' की ही दिशा में दिया हुआ है ऑप्शन में। तो इधर से देखेंगे 5 में क्या है, C है, उसके बाद A है तो ये हो गया, और उसके बाद U है तो U हो गया। इसलिए इसका सही जवाब जो है B हो जाएगा। ये नहीं होगा और ये भी आंसर नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। चलिएगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। AUG के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यह केवल मिथियोनीन, यहां पे मिथियो होगा, मिथियो नहीं होगा, था होगा, मिथियोनीन जो है के लिए कूट करता है। यह एक आरंभन कूट भी है। यह प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक दोनों में जो है मिथियोनीन जो है के लिए कोड करता है। तो हम आप लोग को बता दें, यह जो है सही बात है कि मिथियोनीन क्या है, एक अमीनो अम्ल है और इसका कूट करता है, यानी कि इसका निर्माण करता है। AUG जो है, AUG एक जेनेटिक कोड है और ये कौन से अमीनो अम्ल का निर्माण करता है, तो मिथियोनिन का। ये बात सही है। यह एक आरंभन कोड है, आप लोग को पढ़ाया गया होगा स्टार्ट कोडोन या प्रारंभन कोड या आरंभन कोड भी इसको बोलते हैं। तो सही बात, ये आरंभन कोड भी है। और बताया जाता है कि यह प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में मिथियोनिन के लिए जो है कोड करता है। तो आप लोग को हम पढ़ाए होंगे जेनेटिक कोड की विशेषता में कि जो है जेनेटिक कोड जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में सामान्य रूप से जो है कार्य करता है, इसलिए यह जो है हमेशा सर्वमान्य होता है। तो यह प्रोकैरियोटिक में भी जो है मिथियोनिन का ही निर्माण करेगा और यूकैरियोटिक कोशिका में जो भी जो है मिथियोनिन का ही निर्माण करेगा, और इसलिए इसका सही जवाब जो है डी हो जाएगा। तो आज का ये जो 2020 सेशन था यहीं पे समाप्त होता है। अगर जो लोग इसी तरह से डेली जो है कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव सीखना चाहते हैं या अपने आप को जो है टेस्ट करना चाहते हैं कि कितनी तैयारी आप बेहतर कर चुके हैं बायोलॉजी का, तो इस चैनल से जुड़े रहिए। और अब तक जो है अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं
कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बस इतना ही।